और चलिए अब शुरुआत करेंगे पश्चिमांचल लाइव की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यक्रम में अब फेरबदल किया गया है और अब रेल मंत्री मंगलवार को पहले बिजनौर जाएंगे। बिजनौर में स्टेशन बिल्डिंग का भूमि पूजन, इको पार्क का शुभारंभ करेंगे। बिजनौर में बूथों के अलावा कोर कमेटियों के साथ बैठक करेंगे। और रेल मंत्री बिजनौर में रात्रि विश्राम के बाद 24 अगस्त को धामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। धामपुर में भी स्टेशन और गुड्स शेड के मुआयने के अलावा बूथों पर जाने और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। शाम 7 बजे उनका दिल्ली वापसी का कार्यक्रम है। मंत्री के 2 दिवसीय दौरे के मद्देनजर जीएम मुख्यालय के अधिकारी के अलावा मुरादाबाद के डीआरएम समेत अन्य अफसर भी रहेंगे। रेल मंत्री के दौरे को देखते हुए रेलवे स्टेशन सजने लगे हैं, साफ सफाई करवाई जा रही है और ये तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, रंगाई का कार्य किया जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से। और अमरोहा में सांसद कुंवर दानिश ने गजहौला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनवाई गई सड़क का शिलान्यास किया। सड़क पर पड़ने वाली आबादियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स का प्रावधान रखा गया है और वहीं यातायात में सुरक्षा को देखते हुए सूचना बोर्ड, आबादी बोर्ड और चेतावनी बोर्ड लगाए जाए। वहीं मौके पर सांसद ने गजरौल में सड़क दुर्घटना में नौजवानों की आत्मिक मृत्यु के शोकाकुल परिवारों से मुलाकात भी की और उन्हें सांत्वना दी। और आगरा में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने शमशाबाद थाने का औचक निरीक्षण किया, जिसमें निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ निष्प्रयोजित भवन की फाइल मुख्यालय भेजने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ एसएसपी ने राजस्थान सीमा उटांगन नदी पर भी का भी दौरा किया और वहीं एसएसपी ने राजस्थान सीमा पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ कहा है कि 4 दिन में बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के कलेक्ट्रेट कार्यालय में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर बैठक की गई, जिसमें मंत्री जितेंद्र प्रसाद, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, डीएम, नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष समेत तमाम अधिकारी और नेता मौजूद रहे। बैठक में योजनाओं के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर भी घंटों मंथन हुआ। लगातार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रदेश को बेहतर और सुगम बनाने के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है। हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आज लखनऊ जनपद की सभी विभिन्न विकास की और कानून व्यवस्था की तमाम योजनाओं का यहाँ पे चर्चा भी हुई है और गहन इस पे चर्चा करने के बाद निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि एक एक योजना बिंदुवार लेके उसकी प्रगति, उसकी अनियमितताएं और जनता के लिए कैसे और सुविधाएं लाई जाएं, इस पे चर्चा की गई है। लक्ष्य यही है कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले। जो हमारी पार्टी और सरकार का संकल्प था चुनाव से पहले, वो एक एक बिंदु पे हम लोग खरा उतरें और लखनऊ खास प्राथमिकता रखता ही है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की, ट्रैफिक संबंधी कानून व्यवस्था, तमाम विभिन्न योजनाएं जो आम जनजीवन जिससे प्रभावित होता है उसको प्राथमिकता पर लेके हम लोगों ने यहाँ काफ़ी चर्चा अधिकारियों के साथ की है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में जमीनी धरातल देने के लिए लगातार प्रदेश सरकार कवायद करती जा रही है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो या ट्रैफिक व्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कलेक्ट्रेट के एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आज जितेंद्र प्रसाद मंत्री और कपिल देव जो मंत्री हैं उन्होंने आज बैठक की तमाम अधिकारियों के साथ में और ये दिशा निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजना है उन्हें किस तरह से जमीन पर धरातल दिया जाए और उसके साथ साथ उस योजना का लाभ आम जनमानस, आम जनता को मिल पाए, उसको लेकर दिशा निर्देश देते हुए आज इस बैठक आहूत की गई थी और तमाम वो दिशा निर्देश आज इस बैठक में दिए गए हैं। कैमरा रोहित के साथ में एनके तिवारी, नेटवर्क 10, लखनऊ। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। आप करेंगे
उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन भी है, मगर हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अलग प्रकार से करते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कई विद्वानों से मेरी चर्चा हुई है। किसी को इसके अंदर रोजगारी की प्रबल संभावनाएं दिखती है, बेरोजगारी का उन्मूलन दिखता है। कुछ लोगों को इसमें प्राथमिक शिक्षा के अंदर बच्चे की अभिव्यक्ति को एक मंच देने का प्रयास दिखता है। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए ढेर सारा स्पेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों को अनुसंधान R&D के लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा स्पेस और बहुत संभावनाएं इस शिक्षा नीति में दिखती है। कुछ लोगों को दुनिया भर के सब अच्छे कोर्सों को भारत के अंदर लाने का एक विचार भी दिखाई पड़ता है और शिक्षा नीति को देखने का एक अलग अलग नजरिया है। परंतु मैं शिक्षा नीति को देखता हूं, ये शिक्षा नीति भारत की आत्मा का उद्घोषणा है। ये शिक्षा नीति भारतीयता की उद्घोषणा है और इस शिक्षा नीति में संपूर्ण भारत के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी मनुष्यों ने जो शिक्षा के विचार रखे थे, वो विचारों को समाहित करने का काम, वो विचारों को नीचे जमीन पर लाने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। आज तक कभी भी देश की शिक्षा नीति में स्वभाषा को इतना महत्व नहीं दिया गया। इस शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में हो, अपनी भाषा में हो, इस पर बहुत बल दिया है और मैं मानता हूं कि बच्चे के विकास की नींव के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा अपनी भाषा में पहला ज्ञान प्राप्त करे, सोचने की आदत अपनी भाषा में वो डाले और अपनी भाषा में अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानकारी प्राप्त करे। और ये बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसी भी शिक्षा नीति के अंदर मन की संपूर्ण शक्तियों के विकास के लिए अगर स्पेस नहीं है तब व्यक्ति को बड़ा नहीं बना सकते। हमारे यहां शिक्षक को गुरु की उपमा दी है। गुरु की उपमा क्यों दी है? मति लघु लेकर जो विद्यार्थी आता है उसको, उसकी मति को, उसकी बुद्धि को जो गुरु बनाकर घर, मतलब बड़ा बनाकर घर पे भेजता है, वो ही गुरु होता है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सोचने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका विश्लेषण करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए तर्क की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्मृति की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता देने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूशन उसको आना चाहिए और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूशन करने के बाद फिर से इसकी मीमांसा करने की भी आदत होनी चाहिए। अगर इतना बच्चे में प्राथमिक शिक्षा के वक्त हम नहीं डालते हैं तो वो व्यक्ति कभी स्वतंत्र विचारों से बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सफल आदमी तो आप बना सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हो, एक अच्छा इंजीनियर बना सकते हो, एक अच्छा वैज्ञानिक बना सकते हो, परंतु उसको अगर बड़ा व्यक्ति बनाना है तो उनकी मन की सभी शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देते हुए उसको उन्नत करने का काम, उसका विकास करने का काम अगर शिक्षा नीति करती है तो वो ही शिक्षा नीति सफल शिक्षा नीति मानी जा सकती है। और आप इस शिक्षा नीति के अंदर प्राथमिक शिक्षा पर जितने तत्व डाले गए हैं, इसका ध्यान से अगर अध्ययन करेंगे तो मन की शक्ति को बढ़ावा देना, इस पर बहुत बड़ा भार दिया गया है। मित्रों, देश जो बनता है, महान देश की जब रचना करनी होती है तब नदियों से नहीं होता है, पहाड़ों से नहीं होता है, भूमि से नहीं होता है, वृक्षों से नहीं होता है। महान देश महान व्यक्तियों से ही बन सकता है और महान व्यक्ति बच्चों में से ही छुपी हुई होती है। अगर वो बच्चे को महान बनने का स्वप्न शिक्षा नहीं डाल देती उसके मन में तो वो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति को
महान देश बनाने का स्वप्न अगर शिक्षा नहीं देती है तो वो शिक्षा नीति का कोई मतलब नहीं है। और हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप ध्यान से देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा के लिए इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वो सुझाव के अंदर इसको इनबिल्ट किया गया है। मित्रों, मैं आज विवेकानंद जी को भी कोट करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि जो शिक्षा आम जन को जीवन के संघर्ष को झेलने के लिए समर्थ नहीं बनाती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। जो शिक्षा बच्चे के चरित्र को उद्गति प्रदान नहीं करती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं। जो शिक्षा परोपकार की भावना पैदा नहीं करती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। और शिक्षा बच्चे को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने इतिहास से ओतप्रोत नहीं करती है तो वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। और सालों तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसके बीज डालने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि 20-25 साल में ये जो बीज डाले हैं वो वटवृक्ष कर न केवल भारतवर्ष समग्र विश्व को छाया देने का काम करेगा। इस प्रकार के बच्चे महामानव बनकर यहाँ निकल पाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति ये तीन आधार पर इसका सरल अनुवाद करने का काम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। 21वीं सदी का ज्ञान, समग्र ब्रह्मांड का ज्ञान अपनी संस्कृति के साथ अगर बच्चे को हम सिखाएंगे तो ही ये बच्चा आगे निकल पाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है मित्रों। इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर स्वभाषा को बहुत बल दिया गया है। जो बच्चा अपनी भाषा में नहीं सोचता है वो बच्चा अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकता है। जो भाषा सोचने से चिंतन की प्रक्रिया के आगे नहीं बढ़ता है वो बच्चा कभी बड़ा नहीं हो सकता है। जिस बच्चे के तर्क को धार देने की इसमें व्यवस्था नहीं है वो कभी भी स्वतः अपना रास्ता तय नहीं कर सकता है। और जिस बच्चे में विश्लेषण करने की क्षमता की निर्मित न हो वो बच्चा कभी भी अच्छा आयोजक नहीं बन सकता है। और इसमें सिंह जैसा साहस पैदा अगर शिक्षा नीति नहीं करती है तो वो देश का भला नहीं कर सकता है। मित्रों, हमारी शिक्षा नीति के अंदर, हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर अभी जो शिक्षा नीति पहले थी इसका वो हमारी शिक्षा पद्धति का मूल स्वभाव नहीं था। अब जो नई शिक्षा नीति 2020 में हम लेकर आए हैं वो हमारी मूल शिक्षा के आधार पर है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षा का प्रतिबिंब है। ये शिक्षा नीति भारत के भविष्य की नींव है और ये शिक्षा नीति महान भारत की रचना करने वाली भी नींव है। इसमें कोई विवाद, कोई संशय इसका स्टडी करने वाले को मन में नहीं होगा। भाइयों बहनों, जब मैं आज यहाँ पर आया हूँ तब मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति के 100 पेज के दस्तावेज को आप एक पुस्तक मत मानिएगा। मैंने उसको बहुत बारीकी से देखा है, इसके शब्दों का गहन अर्थ समझने का प्रयास भी किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं ये पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, एक ग्रंथागार है। पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक ही 100 पेज के पुस्तक के अंदर समाहित कर दी गई है। इतना सारा इसके पढ़ा है कि इसको अपरेंटली अगर आप पढ़ लेंगे, ऊपर तब के पढ़ लेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकालेंगे। इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं: सामर्थ्य, पहुंच, गुणवत्ता, निष्पक्षता और जवाबदेही। ये 5 प्रमुख स्तंभों के आधार पर, ये 5 प्रमुख लिंब के आधार पर शिक्षा नीति को ऊपर उठाया गया है। वर्तमान में चल रही 10+2 की जो व्यवस्था है उसको बदलकर 5-3-3
4 किस नई शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है, वो बहुत सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि शिक्षा के अनेक प्रकार के स्तर आते हैं और ये हर स्तर पर शिक्षा को नए आयाम के साथ बच्चे के साथ जोड़ना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए एक लेवल पर, एक स्तर पर बच्चे को तय करना पड़ेगा कि मुझे कहां जाना है। उस वक्त उसके पास सारे ऑप्शन खुले हो और उस वक्त वो निर्णय कर पाए, इतनी सक्षमता भी उसमें हो। इस प्रकार से 5-3-3-4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर नए पाठ्यक्रमों की रचना करने वाले हैं। और नए पाठ्यक्रमों में मैंने कहा, जैसे कहा कि मन की शक्ति को बढ़ाना, ये मूल चीज पर बहुत थ्रस्ट दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन में एक नए महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण, मुख्यधारा की शिक्षा के बरोबर ही इसको सम्मान देकर हमने इसको स्थान दिया है। भारतीय भाषाएं, हमारी कलाएं और हमारी संस्कृति को हमने प्राथमिकता दी है। मित्रों, आज मैं एक बात बड़े मन से कहना चाहता हूं। मैं जब गुजरात से राष्ट्रीय राजनीति में आया तब हमारे एक बड़े नेता थे, अब नहीं रहे। मैं उस वक्त मेरी हिंदी को ठीक ठाक कर रहा था। हर रोज दैनिक जागरण अखबार का एक पेज लेकर हिंदी से गुजराती का अनुवाद कर मेरी हिंदी को मजबूत कर रहा था, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर काम करना था। तो सुबह 10:30 बजे, 6 से 6:30 से 10:30 बजे तक एक ही काम होता था, नाश्ते के अलावे मेरी हिंदी को ठीक ठाक करना। जब हमारे एक नेता को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि भाई इतनी मेहनत हिंदी के पीछे कर रहे हो, हिंदी तो तुम सीख ही जाओगे, अंग्रेजी क्यों ठीक नहीं करते हो? मैंने बोला, हिंदी से अंग्रेजी सीखने में बहुत सरल भाषा है, मगर मेरे मन में ऐसा हीन भाव नहीं है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता तो मेरी स्वीकृति नहीं आएगी। मेरी भाषा के आधार पर ही देश भर में मेरी स्वीकृति लाना, ये मेरा लक्ष्य है। और मैं अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने के लिए कई प्रकार की हीन भावना भारतीय समाज के अंदर निर्मित की, एक लघुता ग्रंथि का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं थी, स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। उनको मालूम ही नहीं है कि हमारी शिक्षा पद्धति ने शून्य ढूंढा है। उनको मालूम ही नहीं है खगोल शास्त्र के बड़े बड़े सिद्धांत हमारी ही शिक्षा पद्धति ने ढूंढे। हमारी शिक्षा पद्धति ने विज्ञान के हर क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधान किए। इन्होंने एक ही भावना खड़ी करी, जो अंग्रेजी बोलता है आज भी, उसको हम जरा अहोभाव के साथ देखते हैं। मित्रों, मैं यहां सारे शिक्षाविद बैठे, उनके सामने बड़ी विनम्रता से कहता हूं, भाषा क्षमता की परिचायक नहीं है, भाषा क्षमता की अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। तो भोपाल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। तमाम कार्यक्रम में वो शामिल हुए, एक बैठक भी उन्होंने ली। अब इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक प्रबोधन कार्यक्रम में उनका संबोधन हो रहा था। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ग्रेटर नोएडा में चला आबकारी विभाग और पुलिस का चाबुक। बता दें कि अंसल प्लाजा मॉल के हुक्का बार में पुलिस ने छापेमारी की। दरअसल हुक्का बार में हरियाणा की शराब बेची जा रही थी और बिना लाइसेंस के हुक्का बार चलाया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। पुलिस ने मौके से दर्जनों शराब की बोतलें बरामद की हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। और देखिए, बुलंदशहर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। बता दें कि फसलों में 1-1 फीट से ज़्यादा गंगा का पानी भर गया है, जिसके चलते फसलों में जलभराव से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ आहार, अनूप शहर और रामघाट में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई।
और शाहजहांपुर में जैतीपुर थाना पुलिस की ओर से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 1 किलोग्राम अफीम बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष राजेश बाबू मिश्रा ने टीम के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों तस्करों के पास से बरामद की गई अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस टीम गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सक्रिय अपराधी और चिन्हित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। इसमें थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 500 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि लोग पंजाब और झारखंड से ट्रेनों के माध्यम से लाते हैं और बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर इन जनपदों में लोगों को लाभप्रद भेज देते हैं। और सहारनपुर में एसएसपी डॉक्टर विपिन तारा के निर्देशन पर जिले में चले चेकिंग अभियान के दौरान अलग अलग थानों की पुलिस की ओर से 9 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में खलबली मच गई है। बता दें कि सहारनपुर के थाना चिलकाना की ओर से 4 तस्कर, थाना सरसावा की ओर से 3 तस्कर और थाना मिर्जापुर की ओर से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। बता दें कि दबंगों ने रुपए के लेन देन को लेकर कपड़ा व्यापारी को गोली मार दी। दरअसल 11 लाख रुपए के लेन देन को लेकर दबंगों ने कपड़ा व्यापारी को गोली मार दी। जानकारी यह है कि व्यापारी आरोपी के घर रुपए मांगने गया था। इसी दौरान दोनों में कहासुनी हो गई। इसके बाद आरोपी ने व्यापारी को गोली मार दी। और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत के बाद जहां शासन प्रशासन मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं मंदिर प्रबंधन और सेवायत गोस्वामियों के बीच मतभेद चला आ रहा है। इसी के तहत कुछ सेवायत गोस्वामियों की ओर से मंदिर के चबूतरे पर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया गया। इन आक्रोशित गोस्वामियों का कहना है कि इस घटना को लेकर सेवायत गोस्वामियों और अधिकारियों पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं, जबकि व्यवस्था की जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस मामले के दोषी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। गोस्वामी समाज को बदनाम किया जाता है। परसों दर्दनाक हादसा हुआ है। सारी दुनिया यही समझ रही है कि इसके लिए जिम्मेदार गोस्वामी समाज है, जबकि गोस्वामी समाज का प्रबंधन में कोई हाथ नहीं है, न उनसे पूछा गया। जी, आज किस लिए समाज क्या बात कही आपने? मैंने समाज को ये कहा, आप जागरूक होइए, आपकी बदनामी हो रही है। प्रशासन को, शासन को इसके लिए सहयोग करें। दूसरा, जो दोषी है उसको आपको उसको साबित करना है, साबित करवाना है। और इन खबरों के साथ ही पक्षमांचल लाइव में बस इतना ही। जय हिंद।